नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरिद्वार के केयर ऑफ कॉलेज नर्सिंग में आयोजित फ्रेशर पार्टी में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मंत्री सुबोध उनियाल ने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि अस्पताल लोगों को जीवन देने का एक मंदिर है और उसमें काम करने वाले लोगों को भगवान माना जाता है। इसलिए नेताओं और अधिकारियों के पास लोग निजी अपेक्षाएं लेकर जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में लोग अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं। वहीं कॉलेज के डायरेक्टर आर.के. शर्मा ने बताया कि उनका कॉलेज पिछले 10 सालों से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को नर्सिंग की बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहा है। छात्रों का भविष्य बनाने की दिशा में उनका यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। ये जो हेल्थ प्रोफेशन है, इसमें जो भी आदमी हॉस्पिटल में जाता है तो वो इस तरह से जाता है मेरी जान बच जाए, तो वो जान बचा एक किस्म से ये मंदिर है लोगों को जीवन देने का। तो उस मंदिर में जो मंदिर के काम करने वाले लोग हैं उनको लोग भगवान की दृष्टि से देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि बच्चे जब अपने फील्ड में जाएंगे तो उस पवित्र जो भावना होती है नर्सिंग स्टाफ की और डॉक्टर्स की, उस भावना को अपने अंदर निहित करते हुए मरीजों के लिए अपना जो ज्ञान है उस ज्ञान का प्रयोग मरीज को बचाने में। देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि नर्सिंग अकेला एक ऐसा क्षेत्र है जो विशेष रूप से हमारी कन्याओं, हमारी लड़कियों, हमारी महिलाओं को एक अवसर देता है समाज में सेवा का और साथ साथ आर्थिक प्रगति के साथ अपने पैरों पर खड़े होने का। बेहतर बात यह है कि आज विश्व भर में, केवल भारत भर में ही नहीं, विश्व भर में स्वास्थ्य को लेकर जितनी जबरदस्त जागरूकता, जिम्मेदारी और आवश्यकता महसूस हो रही है, उतने ही अवसर बड़े हो रहे हैं और उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ की बालिकाओं के लिए अवसर तैयार हुए। बीजेपी पीएम मोदी के जन्म दिवस से 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसको लेकर प्रदेश की अलग अलग जगहों पर प्रबुद्धजन सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी ने देहरादून के IRTD ऑडिटोरियम में एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया, जहां कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रबुद्ध जन सम्मेलनों के जरिए बीजेपी बीते 8 सालों में पीएम मोदी द्वारा किए गए कामकाजों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। इस सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल और कार्यक्रम संयोजक सिद्धार्थ अग्रवाल और बीजेपी विधायक उमेश शर्मा भी मौजूद रहे। देखिए, पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेके और गांधी जी के जन्मदिन तक एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का पार्टी का निर्णय है और आज प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। सभी जगह हो रहा है और प्रधानमंत्री जी ने इन 8 वर्षों में जो जो लोक हित के और देश हित के लिए काम किए हैं उनके बारे में जनता को भी बताया जाएगा, प्रबुद्ध जन लोगों को भी बताया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में लागू किया गया है और जिसमें कि सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं देहरादून से। बड़ी खबर है जहां पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया खंडन। भर्ती मामले की जांच के लिए गठित हुई थी समिति की रिपोर्ट मिलने का किया खंडन। रिपोर्ट मिलने की खबर अफवाह, ये रितु खंडूरी की तरफ से कहा गया है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है अफवाह। जांच समिति उन्हें रिपोर्ट देगी, जानकारी मीडिया को करेगी साझा। तो इस बीच देहरादून से बड़ी खबर आप देख रहे हैं, यहां पर भर्ती मामले की जांच के लिए गठित हुई थी समिति की रिपोर्ट मिलने का खंडन किया है। रिपोर्ट मिलने की खबर अफवाह बताई है रितु खंडूरी ने। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाह। भर्ती मामले की जांच के लिए गठित हुई थी समिति की रिपोर्ट मिलने का किया खंडन। रिपोर्ट मिलने की खबर अफवाह है, ये रितु खंडूरी की तरफ से कहा गया है। खबर का रुख करते हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी आज उत्तराखंड पहुंचे और इस दौरे में
वे बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका यह दौरा रद्द हो गया। बता दें कि खराब मौसम के चलते उद्योगपति मुकेश अंबानी का आज का बद्रीनाथ और केदारनाथ दर्शन का कार्यक्रम रद्द हो गया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में मौसम खराब होने के चलते उनका विमान एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर पाया, जिस कारण पहले वह एयरपोर्ट के गेस्ट हाउस की ओर गए। कुछ देर वहां रुकने के बाद उन्होंने अपने विमान पर ही जाकर मौसम साफ होने का इंतजार किया, लेकिन मौसम साफ ना होने के चलते वह एयरपोर्ट से ही वापस लौट गए। उधर बागेश्वर में दवा लेने आई बुजुर्ग महिला गौरा देवी पिछले 22 दिनों से लापता हैं। बुजुर्ग महिला की खोजबीन के लिए पुलिस और परिजन लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बुजुर्ग महिला की कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं पंधापाली गांव के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। परिजनों का कहना है कि लापता बुजुर्ग महिला गौरा देवी हर महीने 2 बार बागेश्वर बाजार दवाई लेने आती थी और खुद ही दवा लेकर वापस घर आ जाती थी, लेकिन 27 अगस्त को बुजुर्ग महिला घर नहीं लौटी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने लापता बुजुर्ग महिला की खोजबीन के लिए परिजनों और ग्रामीणों को आश्वासन दिया और आगे कहा कि खोजबीन का कार्य लगातार पुलिस कर रही है। ये मैडम जो मिसिंग हो रखी हैं, ये 27 तारीख की लगभग घटना रही है। घर से दवाई लेने के लिए बता करके गई थी, लेकिन उसके बाद इनकी अभी वापसी नहीं हो पाई। और पुलिस को जब से पता लगा तो हमने इसमें इनको ढूंढने के जो हमारे SOP है, उसमें ढूंढने के सारे प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। बाकी घर वाले भी इसको ढूंढने का इनको काफी प्रयास उन्होंने किया है। हर जगह पसानी, अल्मोड़ा, आसपास के एरिया तक भी सब लोग गए हैं, प्रयास कर रहे हैं। 27 अगस्त को गांव से दवाई लेने के लिए आई थी। जो हमारे ये दिल्ली में जो स्नातक रहते हैं उनके वहाँ से ये हमेशा दवाई लेती थी। महीने में 2 बार दवाइयों मतलब लेने आती थी ये, और अपने आप ही घर भी आ जाती थी। लेकिन हम लोग कुछ इस भ्रम में रहे कि हमने सोचा कि मतलब वो बेटियों के वहाँ भी जाती थी सासू हमारी, तो हमने इस भ्रम में रहे कि मतलब वो वहाँ गई होगी। इससे हमने देश की खोजबीन की, जिससे हमें पता चला कि वो वहाँ नहीं गई है। फिर उसके बाद हमने अपने मतलब जो सगे संबंधी हैं, जहाँ जहाँ उनका रिश्ता है, वहाँ खोजबीन शुरू की, लेकिन वहाँ भी हमें कोई पता नहीं चला। उसके बाद हमने FIR दर्ज करवाई, जिससे हमने पुलिस की मतलब पुलिस स्टेशन बहुत बार गए हम, लेकिन हमें वहाँ से कोई सहयोग नहीं मिला। उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम को परिसंपत्तियों के बंटवारे के बकाया 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। करीब 19 साल बाद रोडवेज की परिसंपत्तियों के विवाद का पटाक्षेप हो गया है। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का आभार भी प्रकट किया है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच लंबे समय से लंबित 204 करोड़ में से 100 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड परिवहन विभाग के खाते में आ गई है। बता दें कि परिवहन मंत्री चंदन रामदास का कहना है कि दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रयास से लंबे समय से अटकी धनराशि की पहली किस्त 104 करोड़ मार्च में और बची हुई धनराशि 100 करोड़ उत्तराखंड के खाते में आ चुकी है। एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं अब जल्द ही इस पैसे के परिवहन विभाग अपने बसों के बेड़े को बढ़ाने का काम करेगा, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल बसों की खरीदी होगी। उससे पहले मैंने उनको पत्र भेजा था और आज ही उन्होंने मुझे सूचना दी है कि रोडवेज के खाते में 100 करोड़ रुपए की धनराशि RTGS द्वारा हमको मिल गई है। ये उत्तराखंड रोडवेज के लिए बहुत बड़ी एक धनराशि है, उपलब्धि है। इस बीच हम 150 इलेक्ट्रिकल वाहनों का टेंडर कर रहे हैं, उसमें नई नीति लागू कर रहे हैं और अपनी धनराशि से 60 रोडवेज की नई गाड़ियां खरीदेंगे। उधर हल्द्वानी में एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर गौला खनन संघर्ष समिति के लोगों ने विधायक सुमित हृदयेश को ज्ञापन दिया, जिसमें गौला खनन से जुड़े कारोबारियों ने 7 सूत्रीय मांगों के साथ विधायक सुमित हृदयेश को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उनका कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं और विधायक ने उन्हें
निवेदन किया कि वे उनकी समस्याओं को सदन में उठाएं। एक प्रदेश एक रॉयल्टी, गोला और नंदौर के वाहनों से ग्रीन टैक्स के नाम पर की जा रही अतिरिक्त वसूली को समाप्त करने और ट्रैक्टर ट्रॉली में फिटनेस और टैक्स के एक मापदंड के मुद्दे अहम हैं। वहीं इस पूरे मामले में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि गोला नदी के खनन में व्यवधान पड़ने से इसका असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा और सरकार को इससे अरबों राजस्व का नुकसान होगा। इसे लेकर वो राज्य सरकार के समक्ष बात को रखेंगे। देखिए, मैंने परसों भी कहा था कि गोला आर्थिक जननी है हल्द्वानी और कुमाऊं का जो आर्थिक केंद्र है वो हल्द्वानी है। ये विषय बड़ा गंभीर है कि अगर जो लोग गोला से अपने जीवन यापन के अलावा अर्थव्यवस्था में और सरकार को इतना राजस्व देते हैं, ऐसे लोगों की अगर अनदेखी होगी, ऐसे लोगों की समस्याओं को नहीं सुना जाएगा और समझा जाएगा और एक ऐसा लगता है कि तुगलकी फरमान देहरादून ने जारी करने का पूरे फैसला ले रखा है। कोई स्टडी यहां पे नहीं होती है, कोई विचार विमर्श इन लोगों के साथ नहीं होता है, थोप दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 26 सितंबर को शुरू हो रहा है। चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ब्रीफिंग के लिए कमिश्नर सुशील कुमार और डीआईजी के.एस. नगन्याल हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान कमिश्नर ने अधिकारियों को सतर्कता से ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि चुनावों को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंचायत चुनाव जनपद हरिद्वार में अब संपन्न होने जा रहा है। वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण है और संवेदनशील है और उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए ही पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और अन्य संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे और जो व्यवस्थाएं चुनाव की हैं, जो प्रबंधन को लेकर हैं, वो सब तैयारियां कर ली गई हैं। इसीलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें दो तरह से कार्रवाइयां की जाती हैं। एक तो चुनाव से पहले जो हमें की जानी है, जो निरोधात्मक कार्रवाई है, लोगों को बाउंड डाउन करना है, अनुमान कर सकते हैं। उधर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शासकीय विभागों में प्रमोशन में आरक्षण दिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। इस दौरान सरकार से 6 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कमीशन की ओर से दी गई रिपोर्ट अब तक क्या निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संगठन ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि शासकीय विभागों में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 28 जनवरी 2022 के निर्णय को विभागों ने लागू करना है। राज्य सरकार में 2012 में इसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, लेकिन सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। याचिकाकर्ता की ओर से कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय के अनुसार शासकीय विभागों में आरक्षण रोस्टर प्रणाली लागू किया जाए। ये याचिका जो आज उत्तराखंड सचिवालय के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संगठन के द्वारा फाइल की गई है, इसमें सिर्फ यही मांग की गई है कि जो 28 जनवरी 2022 का जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण का जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अनुसार सरकार को कैडर वाइज रोस्टर प्रिपेयर करना है। सरकार के द्वारा 2012 में इंदु कुमार पांडे की कमेटी का गठन किया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन की बात की थी। खबर कोटद्वार से है, जहां ब्लॉक प्रमुख के सहयोग से विकासखंड के सीआरसी ठटोली खरीद के स्कूलों में सभी छात्र छात्राओं को किताब वितरण किया गया। आपको बता दें कि देवी खेत के कार्यक्रमों में ब्लॉक प्रमुख राणा ने कहा कि मैं शुरू से ही शिक्षा के प्रति जागरूक रहा हूं। आज से भी भोले महाराज के सहयोग से विकासखंड में छात्र छात्राओं को अध्ययन सामग्री का वितरण किया गया है। रायका सिलोनी में 920 छात्र छात्राओं को और रायका देवी खेत में 355 छात्र छात्राओं को सामग्री दी गई है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा यमकेश्वर में 1500 बच्चों को गोद लिया था और आगे भी इस प्रकार जनहित के कार्य करता रहूंगा।
देश में प्रथम स्थान पे है वो पुरस्कार से मिलना हो रहा है और गुरुजनों से सलाह मशवरे हो रहे हैं और बच्चों को जो हमने बुक वितरण कर रहे हैं। आज जो हमारा कार्यक्रम है राज का इंटर कॉलेज सिलोगी और राज का इंटर कॉलेज देवीखेत में हम बच्चों को बुक दे रहे हैं और गुरुजनों से डिस्कस कर रहे हैं और किस तरह से हम बच्चों के लिए और एजुकेशन में अच्छा काम कर सकते हैं। मेरा ये प्रयास रहे और मैं माता मंगला जी का धन्यवाद करता हूँ, भोले महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे बच्चों के लिए द्वारिखाल के जो हमारे जितने भी स्कूल हैं सभी को वो मदद कर। उधर नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट लाल कुआं नगर की ओर से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, नगर पंचायत चेयरमैन लालचंद्र सिंह रहे। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और चेयरमैन की ओर से नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। जनहित के मुद्दों से हमेशा बेसिकली शपथ ग्रहण के साथ साथ पत्रकारों की समस्याएं, उनकी मांगें और उनको सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है उन पर भी यहाँ पर मंथन हुआ, उन पर भी चर्चा हुई और एक सामूहिक रूप से ये तय किया गया कि जो भी पत्रकारों की मांगें हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, उनको सेंट्रलाइज करके संगठन अपनी तरफ से सरकार और शासन के समक्ष उनको रखेगा। उधर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को ऋषिकेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें दोनों आरोपी बिजनौर के रहने वाले हैं जिनके नाम संदीप कुमार और रविंद्र सिंह हैं। आरोपियों ने 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों से 44 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जहां कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया है। ऋषिकेश में 5/6/2022 को 15/8/2022 को 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। प्रकरण ये था कि वहाँ रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से रिक्रूटमेंट काम एक उसके नाम पर जो है 3 लोगों ने 2 अलग-अलग लोगों से एक में 7 अलग-अलग लोगों से उन्होंने ठगी करी। इसमें वादी गणों के प्रार्थना पत्र के आधार पर जो है मामला ऋषिकेश थाने में पंजीकृत किया गया और तहकीकात की गई, विभिन्न सर्विलांस का मदद लिया गया। खबर ऋषिकेश से है जहां आईडीपीएल के आवासीय कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बेघर होने की आशंका जताई जा रही है। बेघर होने के डर से लगातार कॉलोनी के लोग सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने में लगे हैं। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि बेघर करने के बाद सरकार ने उनके लिए क्या निर्णय लिया है। आईडीपीएल के कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों लोग एकत्रित होकर स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कैंप कार्यालय पहुंचे। यहां सभी लोगों ने मिलकर कैंप कार्यालय के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री के शहर में नहीं होने की वजह से उनकी मांगों को कैंप कार्यालय में सुनने वाला भी कोई नहीं मिला। इससे लोगों की भावनाएं और ज्यादा भड़क गईं। लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांग को सरकार तक पहुंचाने वाला कोई प्रतिनिधि मौके पर नहीं आएगा तब तक वह धरने पर बैठे रहे। हम आज जितने भी परिवार हैं आईडीपीएल की संपूर्ण भूमि पर निर्भर जितने भी परिवार हैं, हम अपनी सरकार के पहले दरवाजे पर आए हैं साहब। हम पिछले 1.5 साल से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बेघर और बेरोजगार न किया जाए। कोई कहता है कि जंगलात की भूमि है, अलग अलग तरीके से अलग अलग खबरें आती हैं। यहाँ के लोग, वहाँ के लोग, जितने भी लोग उस 899.53 एकड़ भूमि पर निर्भर हैं, वो हर परिवार का प्रत्येक सदस्य यहाँ मौजूद है, सिर्फ इसलिए कि सरकार ने हमारे बारे में क्या निर्णय लिया है। उधर ऋषिकेश के शिवाजी नगर में कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध तरीके से रिफिलिंग की जा रही है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एक घर से 11 कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर को बरामद किया है। इस दौरान रिफिलिंग का काम करने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। कहीं शिवाजी नगर में गैस सिलेंडर पकड़े
मेरे को एसडीएम साहब ने निर्देश दिए कि मौके पे पहुंचे। जब तक मैं मौके पे पहुंचा तो वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिए थे। उसमें 7 जो सिलेंडर थे छोटे थे, मतलब डोमेस्टिक, और 4 बड़े, और उसके अंतर्गत मैंने उसको सीज कर लिया है फिलहाल। 11 कमर्शियल सिलेंडर यहां पर बरामद किए गए हैं। यहां बता दें कि रिफिलिंग का काम करने वाले आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। तो गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार चल रहा था, जिसके विरुद्ध जो है कार्रवाई देखने को मिली है। 11 कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए गए हैं। तो बता दें कि रिफिलिंग का काम करने वाले आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। ग्यारह कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए हैं। ग्यारह कमर्शियल सिलेंडर यहां से बरामद किए हैं। रिफिलिंग का काम करने वाले आरोपी फरार अभी बताए जा रहे हैं। पुलिस का ये कार्यवाही गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार हो रहा था, वहां पर देखने को मिली है। तो गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार किया जा रहा था, जहां पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है, जिसके चलते 11 कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए हैं। बता दें कि रिफिलिंग का काम करने वाले आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। तो जिस तरीके से गैस रिफिलिंग का अवैध कारोबार किया जा रहा था, उस पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। उधर श्रीनगर गढ़वाल में गढ़वाली फिल्म ब्योला बिकोच की शूटिंग की शुरुआत हो गई है। किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता भोपाल चौधरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उत्तम भंडारी और सामाजिक कार्यकर्ता जय किशन भट्ट ने रिबन काटकर फिल्म का शुभारंभ किया। इस दौरान भोपाल चौधरी ने कहा कि भागीरथी कला संगम एक ऐसी संस्था है जो बढ़ चढ़कर उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। वो बड़े स्तर पे इसको नहीं ले जा रही। शायद इसमें हमारी सरकारों की भी कुछ कमी है। ये जो हमारे कलाकार हैं, चाहे कुछ अन्य ये उनको मिलते हैं सहायता, हमारी गढ़वाली उनको बहुत सहायता मिलती है। हमें उत्तराखंड सरकार से भी यही अपेक्षा रहेगी कि जो हमारे ये जो गढ़वाली के हमारे कलाकार, इनको भी एक बड़े स्तर पे इनके प्रचार प्रसार की आवश्यकता, और इनकी जो परेशानी है, जो इनको सुख सुविधा मिलनी चाहिए, और एक हमारी गढ़वाली जो भाषा है इसका जो है इसको एक पहचान मिलनी चाहिए। ये जब राष्ट्रीय राजमार्ग 119 कोटद्वार बाईपास के विरोध में शहर के लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने उप जिलाधिकारी को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 119 का अन्यंत्र स्थानांतरण करने की मांग की गई है। वहीं आंदोलनकारियों ने कहा कि राजमार्ग के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक, अनुसूचित जाति और अन्य लोगों के परिवार प्रभावित हो रहे हैं। इस मार्ग के कारण ग्रामीणों की जीवन भर की कमाई गई पूंजी दांव पर लगी हुई है। साथ ही हाईवे के चिन्हीकरण होने से गरीब जनता में दहशत और असंतोष का माहौल व्याप्त है। वहीं बाईपास का स्थानांतरण नहीं किए जाने पर भूख हड़ताल कर विरोध करने की चेतावनी दी गई। NH 119 जो बाईपास कोटद्वार बाईपास बन रहा है, इसका हम पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने बाईपास तो निकाला, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनके से क्या परेशानी हो रही है उनको, इसके बारे में कोई भी चर्चा क्षेत्रवासियों से नहीं कर रही। हमारा एक आंदोलन है, सरकार से अपील कर रहे हैं कि मतलब जो NH पहले जहां निकल रहा था वहां से क्यों ना निकाल के ये गांव के बीच में जो मतलब जनता को इतने जो 50 सालों से वहां रह रहे हैं उन जनता के ऊपर से ये हाईवे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहां मतलब 500 से 1000 मकान के आसपास ढा रहे हैं। ये हमारा ये बिशनपुर ये लालपन्नी से लेके बिशनपुर, नाथुपुर, कुंभिचौड़, गिरासनगंज और रतनपुर के और गिरासनगंज के जो इलाके हैं सारे इसमें प्रभावित हो। खबर देहरादून से है, जहां रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी देहरादून का कहना है कि 5 जून को ऋषिकेश में 2 मुकदमे दर्ज किए गए,
जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी ने रेलवे में सरकारी नौकरी के दिलाने के नाम पर 6 युवाओं से 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। साथ ही आपको बता दें कि दोनों आरोपी मूल रूप से बिजनौर के रहने वाले हैं, जिन्होंने ऋषिकेश में इस धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है। उनका कहना है कि एक बड़ा रैकेट है जो सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से ठगी करता है। वादी गणों के तहरीर के आधार पर दोनों मामलों में सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया। 2 अभियुक्त संदीप कुमार और रविंद्र सिंह जो पीछे खड़े हैं, इनकी अरेस्टिंग हुई है। इस पूरी धांधली में कुछ 44 लाख रुपए की जो है वो ठगी। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। नमस्कार।